फिक्सिंग हमेशा से क्रिकेट का काला अध्याय रहा है। जब भी फिक्सिंग का जिन बोतल से बाहर निकला है, तभी कई क्रिकेटरों का कैरियर बर्बाद हुआ है। 11 अप्रैल 2000 की रात 3 बजे एक ऐसा बाउंडर उठा जिसने क्रिकेट की दुनिया में भूचाल ला दिया। साउथ अफ्रीका के कप्तान हेंसी क्रोनिया का एक कबूलनामा सामने आया, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि वो मैच फिक्सिंग में लिप्त थे। इस कबूलनामे ने हेंसी क्रोनी को क्रिकेट का विलेन बना दिया। इसी के साथ ही कई और क्रिकेटरों का भी कैरियर बर्बाद हो गया। हेंसी क्रोनी दुनिया के सबसे इज्जतदार क्रिकेटरों में से एक थे। वो कैरियर के शुरुआत में ही साउथ अफ्रीका के कप्तान बन गए थे। हेंसी क्रोनी के सब दीवाने थे। वो एक बेहतरीन खिलाड़ी के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी थे। 7 अप्रैल 2000 को दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पॉल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेंसी क्रोनी पर मैच फिक्सिंग का चार्ज लगाया। पुलिस कमिश्नर के पॉल ने कहा, भारत के खिलाफ खेला गया वनडे मैच हेंसी क्रोनी ने पैसे लेकर फिक्स किया था। पुलिस ने हेंसी क्रोनी और सट्टेबाज संजय चावला के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग लिखित रूप में रिलीज की। बातचीत में पैसों का जिक्र हुआ। हेंसी ने इस बातचीत में अपने पैसे तय किए। इसी के साथ हार्लिस गिब्स और निक्की बॉय की भी रकम तय की गई। लेकिन हेंसी क्रोनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर लगे सभी आरोप गलत बताए। उन्होंने कहा, मैं इस बात को 100% साफ कर देना चाहता हूं कि मैंने कभी भी भारत में होने वाले किसी भी वनडे सीरीज में पैसे नहीं लिए। मैं ये भी साफ करना चाहता हूं कि इस बारे में मैंने किसी भी टीममेट से बात नहीं की। और साउथ अफ्रीका ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया। All I will say is that I was not involved in fixing or manipulating the results of cricket matches. दरअसल ये पहली बार नहीं हुआ था जब किसी खिलाड़ी पर ये आरोप लगे थे। भारतीय खिलाड़ियों पर ये आरोप 1997 में पूर्व भारतीय खिलाड़ी मनोज प्रभाकर ने कहते हुए लगाए थे कि उन्हीं के एक साथी ने पाकिस्तान से मैच हारने के लिए उन्हें 25 लाख रुपए ऑफ़र किए थे और मुझे मेरे सामान्य स्तर से नीचे खेलने के लिए कहा गया था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि कमरे से निकल जाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज सूर्यवंशी। आज सुनाऊंगा मैं आपको क्रिकेट की दुनिया की एक ऐसी हकीकत जिसमें क्रिकेट के भगवान कहे जाने कपिल कपिल देव पर उन्हीं के एक साथी मनोज प्रभाकर ने क्रिकेट मैच फिक्स करने के आरोप लगा दिए। 90 के दशक में केबल टीवी आ चुका था और उसने देश के हर गांव में क्रिकेट को पहुंचा दिया था। उस जनरेशन के हर एक लड़के का सपना था इंडिया की टीम में खेलना। उस दौर में इस बात की पूरी उम्मीद थी कि अगर आप किसी छोटे से शहर या कस्बे से भी हैं तो आप एक हीरो बन सकते थे। 90 का दशक भारतीय क्रिकेट में सुपरस्टार डम का दौर था। उस वक्त में क्रिकेटर भी फिल्म स्टार की तरह मशहूर और महान हो गए थे। करोड़ों फैंस उन खिलाड़ियों को पूजते थे। वो उनके लिए भगवान से कम नहीं थे। उस वक्त क्रिकेटर तक पहुंचना बहुत आसान था। उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं थी। उस वक्त इंडियन क्रिकेट में ऐसे लोगों की भरमार थी जो हमेशा इंडियन टीम के आसपास दिखाई देते थे। अनजान लोग इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम तक जा सकते थे जो उन पर मेहरबान होना चाहते थे। मनोज प्रभाकर इंडिया के लिए तेज गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर थे। वो एक बेमिसाल प्लेयर और जुझारू क्रिकेटर थे, लेकिन उन्हें हमेशा एक एवरेज प्लेयर की तरह देखा जाता था। मनोज बहुत गुस्सैल थे। उन्हें अक्सर मैदान में भड़कते हुए देखा जाता था। 1996 में मनोज प्रभाकर को ये कहकर इंडियन टीम से निकाल दिया गया था कि उन्होंने वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और इसी बात से नाराज़ होकर मनोज प्रभाकर ने क्रिकेट की दुनिया से संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के कुछ ही महीनों बाद ही मनोज प्रभाकर ने पत्रकार अनिरुद्ध बैल, जो आउटलुक मैगजीन के साथ काम किया करते थे, के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने अनिरुद्ध को बताया कि एक इंडियन प्लेयर ने उनको मैच फिक्स करने के लिए संपर्क किया था। ये उन दिनों एक बहुत बड़ा खुलासा था। ये पहली बार था जब कोई इंडियन क्रिकेटर ऑन रिकॉर्ड ये सब कह रहा था कि ये सब हुआ था। अनिरुद्ध बैल ने जून 1997 में आउटलुक मैगजीन में छापकर हिंदुस्तान में
तहलका मचा दिया। कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि कोई भारतीय खिलाड़ी ऐसा कर सकता है। ये पहली बार था। इससे पहले मैच फिक्सिंग के बारे में भारत में कोई जानता ही नहीं था। क्रिकेट पर यह एक बड़ा कलंक था। मनोज ने जो ये आरोप लगाए थे उनसे सबके होश उड़ गए थे। हालांकि मनोज पर दबाव डालने के बाद भी मनोज ने उस खिलाड़ी का नाम किसी को नहीं बताया। मनोज ने बताया कि मुझे पाकिस्तान से मैच हारने के लिए 25 लाख रुपए ऑफर किए गए थे और मुझे मेरे सामान्य स्तर से नीचे खेलने के लिए कहा गया था। पब्लिक और मीडिया के दबाव में इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने नाम मात्र की एक छोटी सी इंक्वायरी की और अनाउंस कर दिया कि कोई भी मैच फिक्सिंग नहीं हुई। मनोज प्रभाकर ऐसे ही क्रिकेट को बदनाम कर रहे हैं। इसके बाद हर तरफ शक का माहौल था। क्रिकेट बोर्ड भी जानबूझकर कुछ करना नहीं चाह रहा था। लोगों में पत्रकारों और मनोज प्रभाकर को लेकर बहुत गुस्सा था। क्रिकेट बोर्ड ने भी प्रभाकर और आउटलुक मैगजीन पर 5 करोड़ रुपए का मुकदमा ठोक दिया। उसके बाद सन 2000 में वो दिन भी आया जब मनोज प्रभाकर का कहना सच हुआ, जब हैंसी क्रोनिया का नाम सट्टेबाजी से जुड़ा। दरअसल इसकी शुरुआत भी भारत से होती है। दिल्ली पुलिस को एक आदमी ने शिकायत दी और कहा कि उसे धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं और लोग उससे पैसों की उगाही करना चाहते हैं। तो दिल्ली पुलिस ने उनका फ़ोन टैप करना शुरू किया। पुलिस ने सुना कि उनके बीच कहासुनी हो रही थी। वो बहुत गालियां दे रहे थे। एक तरफ फ़ोन पर कोई बार बार हैंसी हैंसी बोल रहा था। जब सट्टेबाजों ने हैंसी क्रोनिया का पूरा नाम लिया तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी हैरान हो गए। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि मामला सट्टेबाजी का है और फिर दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हैंसी क्रोनिया पर चार्ज लगा दिए। इसके बाद मनोज प्रभाकर और आउटलुक मैगजीन के पत्रकार अनिरुद्ध बहल को एक और मौका मिला अपनी बात को सच साबित करने का। इस बार उनके साथ तहलका.com के तेजपाल भी शामिल थे और इस बार इस तिकड़ी ने स्टिंग ऑपरेशन कर सभी बड़े क्रिकेटर, पुलिस अधिकारी और बोर्ड के बड़े लोगों को खुफिया कैमरों में कैद कर लिया। ये काम मनोज प्रभाकर के लिए थोड़ा मुश्किल था क्योंकि उनको अपने ही दोस्तों का स्टिंग ऑपरेशन करना था। Maria, of course, has more lethal things to disclose. According to the source, things started when Gavaskar was the captain. The system was well developed when Kapil Dev became the captain, and it peaked when Azharuddin became the captain. This is how he told. आखिर उन्होंने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर द फॉलन हीरो नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज कर दी और साथ ही मनोज प्रभाकर ने उस साथी खिलाड़ी का नाम भी मीडिया के सामने उजागर कर दिया जिसने उन्हें पाकिस्तान से हारने की एवज में 25 लाख रुपए ऑफर किए थे। और वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव थे। In a press conference held at a 5-star hotel in New Delhi, Manoj Prabhakar finally came out with documentary evidence in the form of apparently clandestine recordings of informal chats with those in and around the match-fixing controversy. एक चुप बैठता है, झूठ छुपाने के लिए उनको कितने झूठ बोलने पड़ते हैं ये आप सब लोगों ने आज देखा है। और मैं सच को छुपाने के लिए आज कहाँ नहीं गया। मैं हर उस दरवाजे पे जाके मैंने नॉक किया जो इस मामले को जानते थे, मगर मेरे सामने सबने यही कहा कि हाँ ऐसा हुआ था। Prabhakar had claimed that it was Kapil Dev who had offered him $2.5 million to perform below par in a 1994 Singer Cup tie against Pakistan in Colombo.
soon after, Kapil Dev lashed out at Prabhakar, calling him a coward and accusing him of making reckless allegations without any proof. I don't know. Have ever you heard from anybody else? No, one person coming out and you're giving him front page story. Tell him once for all, come forward and talk. You want to fight in the ring? Fight in the ring. Be a tiger. Don't be a mouse. कपिल देव का नाम आते ही चारों तरफ तहलका ही मच गया। साउथ अफ्रीका में बैठे हैंसी पर भी इतना दबाव बन गया कि 11 अप्रैल की रात को हैंसी क्रोनी ने साउथ अफ्रीका के क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर अली बशर को कॉल किया और कहा कि वो भारत में हुई सीरीज के दौरान वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं थे। हैंसी ने कबूला कि उसने मैच से जुड़ी जानकारी देने के लिए 10 से 15,000 डॉलर लिए थे। क्रोनिया के इस कबूलनामे के साथ उनको सस्पेंड कर दिया गया। 12 अप्रैल को साउथ अफ्रीका ने हैंसी क्रोनिया की जांच करने के लिए किंग कमीशन गठित कर उनकी जांच शुरू कर दी। हैंसी क्रोनी ने किंग कमीशन के सामने एक और बात उजागर की जिसने भारत में क्रिकेट के चाहने वालों करोड़ों लोगों के दिलों को झंझोड़ कर रख दिया। हैंसी ने किंग कमीशन को बताया कि भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने हैंसी क्रोनिया की मुलाकात एक सट्टेबाज से 1996 में करवाई थी, मगर भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने ये सारे आरोप झूठे और निराधार बताए। मगर इस सनसनीखेज खबर से भारत में खराब माहौल होता देख 28 अप्रैल 2000 को भारतीय सरकार और क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले में दखल दिया। भारत सरकार के खेल मंत्री ने इसकी जांच सीबीआई से करवाने के आदेश दे दिए। सीबीआई ने इसकी गहन जांच की। सीबीआई ने मनोज प्रभाकर, अनिरुद्ध बहल और मिंटे तेजपाल के स्टिंग ऑपरेशन और सट्टेबाजों के बयान पर अजहरुद्दीन मोहम्मद और कई क्रिकेटरों को इसमें लिप्त पाया। सीबीआई ने सोचा भी नहीं था कि मैच फिक्सिंग का ये खेल इतना बड़ा है। सीबीआई ने आगे जांच में पाया कि मोहम्मद अजहरुद्दीन कई सट्टेबाजों के संपर्क में थे, यहां तक कि उनका संपर्क अंडरवर्ल्ड डॉन से भी था। अजहरुद्दीन सट्टेबाजों से महंगे फ्लैट, महंगी कार और महंगी महंगी घड़ियां लेते थे और ये सिलसिला लंबे वक्त से चलता आ रहा था। भारत सरकार के खेल मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीबीआई की 75 पन्नों वाली जांच की रिपोर्ट पत्रकारों के साथ साझा की, जिसमें भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन सहित 6 भारतीय और 9 दूसरे देशों के खिलाड़ियों को मैच फिक्सिंग में लिप्त पाया। सीबीआई की इस रिपोर्ट ने क्रिकेट के करोड़ों चाहने वालों के दिलों को हिलाकर रख दिया। लोगों का गुस्सा अपने हीरो पर फूट पड़ा। भारत में बैटिंग क्रिमिनल ऑफेंस है, मगर भारत में मैच फिक्सिंग क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। लॉ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था और ना ही ऐसा कोई कानून था जिसके तहत मैच फिक्सिंग कर रहे खिलाड़ियों पर सीबीआई क्रिमिनल केस दर्ज करके उन्हें सजा दिला सके। इसी वजह से सीबीआई इन दोषी खिलाड़ियों को सजा नहीं दिला पाई और उन्होंने जांच कर रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सीबीआई की जांच को आधार बनाकर मोहम्मद अजहरुद्दीन पर आजीवन ना खेलने का बैन लगा दिया। आपको मेरा यह एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं और साथ ही आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे अगले एपिसोड तक के लिए जय हिंद, जय भारत।